तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप और आप किन किन देशों के भेद हुआ स्पष्ट हो गए। यूरोप के हर घर का एक आदमी मारा गया था। अर्थव्यवस्था, युद्ध होती है तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, घाटे की अर्थव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि युद्ध में केवल विनाश होता है, सृजन नहीं होता है। और इसी समय जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, हम लोगों ने विश्व के सभ्य राज्यों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। उसी समय से यह विचार हम लोगों के सामने आया कि लव लोक प्रबंधन प्रबंधन कैसे किया जाए। केवल प्रशासन से काम नहीं चलेगा, प्रबंधन के अभाव में हम लोक प्रशासन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। बड़ी सीधी सी बात आप लोगों ने समझ ली कि पहले भी मैंने चर्चा की थी और आपने ही उसका समुचित प्रत्युत्तर तो नहीं दिया, लेकिन कुछ संकेत जरूर कर दिया कि देश को चलाने के लिए, प्रशासन के लिए, जैसे इस शरीर, तभी तक ये शरीर है, मैं बोल रहा हूं, जब तक मेरी वाणी है, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं सजीव हूं। और जैसे ही ये सांसें समाप्त होगी, और प्रकृति का नियम है, हर व्यक्ति की सांसें समाप्त होती हैं, उसकी मृत्यु होती है। लेकिन हम तो भारत के लोग हैं, मृत्युर्मा अमृत्व गमय, मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकार की ओर, अष्टोमा सदगमय, मृत्युर्मा अमृत्व गमय करने वाले लोग हैं। लेकिन उसी दिन ये समाप्त हो जाता है जीवन। ठीक उसी तरह किसी भी अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए अगर उसके पास वित्तीय प्रबंधन है, पैसा है, तब तक उस देश की सांस चलेगी, अन्यथा उस देश की सांस रुक जाएगी और वो देश मृत देश हो जाएगा। उसमें कोई रिवाइवल नहीं करने की क्षमता नहीं होगी, किसी प्रकार का सर्वाइवल वहां नहीं होगा। तो इस किसी भी देश के विकास के लिए अर्थव्यवस्था अनिवार्य तत्व है। अर्थव्यवस्था जिस मात्रा और अनुपात में मजबूत होगी, उसी मात्रा और अनुपात में वह देश संपन्न देश कहलाता है। तो इसीलिए यह जो लोक प्रबंधन का विचार है, प्रबंधन का विचार लोक प्रशासन में सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह अस्तित्व में आने लगा। और गॉर्डन टुलाप, एंटोनी डाउन्स, विलियम निस्कोनेन जैसे विद्वानों, अर्थशास्त्रियों ने इस ओर संकेत किया कि प्रशासन को, ये कौन थे आप नोट कर लीजिए, गॉर्डन डुलाक, गॉर्डन डुलाक, एंटेनियो डाउन्स, विलियम निस्कोन, ये सभी अर्थशास्त्री थे। इन अर्थशास्त्रियों ने लोक प्रशासन से यह निवेदन किया कि प्रशासन को प्रबंधन करना पड़ेगा, अन्यथा वह लोक प्रशासन सफलतापूर्वक संचालित नहीं हो पाएगा। और उसमें एंटोनियो डाउन्स ने एक पुस्तक लिखी, इनसाइड ब्यूरोक्रेसी। इनसाइड ब्यूरोक्रेसी, यह 1967 में, जिस समय नवीन लोक प्रशासन की संरचना हो रही थी, उसी समय एंटोनियो ने यह पुस्तक लिखी थी और उसमें वित्तीय प्रबंधन की परिचर्चा प्रस्तुत की थी एंटोनियो ने, और कहा था कि जब तक वित्तीय प्रबंधन नहीं होगा, वित्त का प्रबंधन नहीं होगा, तब तक कोई सरकार अपने जन कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। बाद में 20वीं शताब्दी के 80 के दशक में ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्gaरेट थैचर ने नवीन लोक प्रशासन की संकल्पना को विश्व के लिए आवश्यक बताया। 1980 के दशक के में ही नवीन लोक प्रबंधन की परिचर्चा आगे बढ़ी कि नवीन लोक प्रबंधन प्रशासन के लिए अगर अनिवार्य नहीं किया जाएगा तो प्रशासन इतने घाटे में हो जाएगा, प्रशासन के पास अपने वित्तीय संसाधन नहीं होंगे, तो फिर लोक प्रशासन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और नवीन लोक प्रबंधन का दृष्टिकोण का उदय 1980 में होता है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में को अनेक नामों से जाना गया, जैसे इसको कहा गया मैनेजेरियल व्यू, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा गया इसे, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रिचार्ड कॉमन के अनुसार नवीन लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट,
वर्तमान व्यापक प्रशासनिक परिवर्तनों की व्याख्या हेतु बनाया गया एक नया शब्द है। इसको सबको हम लिखा देंगे, आप अभी सुनते जाइए। इसी प्रकार पोलिट ने इसे प्रबंधन मैनेजमेंट इज्म कहा, मैनेजेरियल इज्म कहा। लॉन एवं रेंजे ब्यूल ने इसे नवीन लोक प्रबंधन कहा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहा। गैबलर ने कहा कि इसमें, जिसे भारत में आजकल प्रचलित हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा। तो इस प्रकार नवीन लोक प्रबंधन की संकल्पना पहली बार अर्थशास्त्रियों ने इसको प्रस्तुत किया और कहा कि नवीन लोक प्रबंधन अगर लोक प्रशासन में नवीन लोक प्रबंधन का तत्व नहीं आएगा तो प्रशासन अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन डिरेल हो जाएगा। इसलिए नव लोक प्रबंधन अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य तत्व है। लेकिन हम तो भारत के विशेष संदर्भ में आपका यह पाठ्यक्रम, आपका जो पढ़ना है उसका नाम है, उस आपके पेपर का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। वो भारत के विशेष संदर्भ में आप सबको पढ़ना है। तो इसलिए भारत में विशेष रूप से उदारीकरण का जब से आरंभ होता है, भारत में जब से उदारीकरण का आरंभ होता है, उदारीकरण के आरंभ से ही भारत में नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा का विकास होता है। वहीं से नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा अस्तित्व में आती है। तो अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लिखते चलें और हम लोग इस प्रश्न को भी करें। और लिखिए आप लोग। बहुत सुंदर। किसी बच्चे ने चैट में लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है, आप लिखिए। नवीन लोक प्रशासन की संकल्पना का आरंभ नवीन लोक प्रशासन की संकल्पना के आरंभ के साथ ही नवीन लोक प्रबंधन शब्दावली का भी प्रयोग लोक प्रशासन में होने लगा था। नवीन लोक प्रशासन की संकल्पना के आरंभ के साथ नवीन लोक प्रबंधन शब्दावली का भी प्रयोग लोक प्रशासन में होने लगा था। लिख लिया सभी ने? नवीन लोक प्रशासन की संकल्पना के आरंभ के साथ नवीन लोक प्रबंधन शब्दावली का प्रयोग भी लोक प्रशासन में होने लगा था। With the introduction of the concept of new public administration, with the introduction of the concept of the new public administration, the term new public management was also used in
public administration. Also used in public administration. Also used in public administration. Next, नवीन लोक प्रबंधन, नवीन लोक प्रबंधन नवीन लोक प्रबंधन का आरंभ, नवीन लोक प्रबंधन का प्रारंभ 1980 में होता है। 1980 में होता है। उन्नीस सौ अस्सी में होता है। नवीन लोक प्रबंधन अर्थशास्त्र से आयातित संकल्पना है। नवीन लोक प्रबंधन अर्थशास्त्र से आयातित संकल्पना है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज ए concept imported from economics. अरे क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, मैं कर लूं। स्वार्थ के आगे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है। आज बड़ी यार गड़बड़ हो रहा है। आगे लिखिए आप लोग, बीच में फोन करने वाले डिस्टर्ब कर देते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गोर्डन डुलॉक, एंटोनियो डाउन्स, विलियम निस्कोन, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गोल्डन
टुलाक, एंटेनियो डाउन्स, एंटेनियो डाउन्स, विलियम निस्कोम, विलियम निस्कॉन ने विलियम निस्कॉन ने लोक प्रशासन में लोक प्रबंधन की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गोल्डन डुलॉक, एंटेनियो डाउन्स, विलियम निस्कॉन ने लोक प्रशासन में लोक प्रबंधन की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताया था। द फेमस इकोनॉमिस्ट गोल्डन डुलॉक, एंटेनियो डाउन्स, विलियम निस्कॉन had pointed out the importance of public management in public administration. ये बात अनिवार्य रूप से यही से धारणा आती है अर्थशास्त्र से कि देश के लिए प्रबंधन होना चाहिए, प्रशासन में प्रबंधन होना चाहिए और बिना प्रबंधन के प्रशासन अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। यह अवधारणा अर्थशास्त्र से लोक प्रशासन के में आई और जब यह अवधारणा आती है तो एक नवीन प्रकार के वित्तीय प्रबंधन की बात होने लगती है। नवीन लोक प्रबंधन को नवीन प्रबंधकीय दृष्टिकोण, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, मैनेजेरियलिज्म इत्यादि नामों से संबोधित किया गया। आप उसी तरह उसको हिंदी में लिख लीजिए, मैंने लिखवाया है। जैसे नवीन लोक प्रबंधन को नवीन प्रबंधकीय दृष्टिकोण, यहां तक ठीक है, नवीन प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इसके बाद मार्केट, आपने सीधे उसी तरह हिंदी में लिख लीजिएगा, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मार्केट बेस्ड माने बाजार पर आधारित लोक प्रशासन, आप उसी तरह लिखिए, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, मैनेजेरियलिज्म इत्यादि नामों से संबोधित किया गया। इत्यादि नामों से संबोधित किया गया। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वाज एड्रेस्ड by name like new management approach, market based public administration, new public management and managerialism
इट्स। तो इतने नामों से इसे संबोधित किया गया। इतने नामों से इसे जाना गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। और यही संकल्पना आई, अर्थशास्त्र से संकल्पना आई। किसी ने इसे कहा कि यह उत्पादन पर आधारित बाजार व्यवस्था पर बाजार व्यवस्था है। कुछ लोगों ने कहा कि यह नए तरह का प्रबंधनवाद है। कुछ लोगों ने कहा कि यह नवीन प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, न्यू मैनेजेरियल व्यू है। कुछ ने कहा कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, तो किसी ने कहा कि यह बाजार पर आधारित लोक प्रशासन है। कुछ ने कहा कि यह नवीन लोक प्रबंधन सीधे सीधे कहा। तो इस तरह के सारे विचार सामने आए, लेकिन इन विचारों के मूल में यही था कि किस प्रकार हम वित्तीय प्रबंधन अर्थव्यवस्था के लिए, लोक प्रशासन के लिए करें, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन के अभाव में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाती है, जब तक कि उसके पास प्रबंधन न हो। नेक्स्ट और आखिरी वाक्य, तब इसके मूल संकल्पना पर हम लोग आ जाते हैं। रिचर्ड कॉमन के अनुसार, रिचर्ड कॉमन के अनुसार नवीन लोक प्रबंधन व्यापक प्रशासनिक परिवर्तनों के लिए एक नवीन व्यवस्था का निर्माण करता है। एक नवीन व्यवस्था का निर्माण करता है। रिचार्ड रिचार्ड कॉमन के अनुसार नवीन लोक प्रबंधन व्यापक प्रशासनिक परिवर्तनों के लिए एक नवीन व्यवस्था का निर्माण करता है। एक नवीन व्यवस्था है जिसमें प्रबंधन करके, जिसमें वित्तीय प्रबंधन करके प्रशासन में विकास को गतिशील बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड कॉमन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्रिएट्स ए न्यू सिस्टम फॉर मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। रिचर्ड कॉमन के अनुसार नवीन लोक प्रबंधन व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन, अभी मैं समझा रहा हूं कि व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन क्या है। व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन के लिए एक नवीन व्यवस्था का निर्माण करता है। एक नवीन व्यवस्था का निर्माण करता है। व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन क्या है? खास करके जैसे मैंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह संकल्पना आई, भारत में यह संकल्पना उदारीकरण के बाद में आ गई, जब भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बुरी तरह लड़खड़ा रही थी, अपने उद्योगों को चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई थी, बहुत विचित्र वातावरण का निर्माण हो गया था। हमारे पास पूंजी नहीं थी और पूंजी के अभाव में देश को आगे चलाना था, और पूंजी के अभाव में देश को आगे चलाना था तो हमें प्रबंधन की आवश्यकता थी। केवल भारत को नहीं, विश्व की प्रशासनिक व्यवस्था को प्रबंधन की आवश्यकता थी, और इसीलिए नवीन लोक प्रबंधन की आवश्यकता, एक नवीन व्यवस्था की स्थापना अनिवार्य हो गई थी, जिसमें क्या कहा गया था, जिसमें रिचर्ड कॉमन जैसे लोगों ने कहा कि एक नवीन व्यवस्था का निर्माण करना है,
करता है यह नवीन लोक प्रबंधन। हमारे पास पूंजी एकदम थी, जो घाटे में उद्योग चल रहे थे उनसे 1 पैसे का प्रॉफिट नहीं था, कर्मचारियों को तनख्वाह भारत सरकार बैठा के दे रही थी। तो नवीन लोक प्रबंधन क्या करना पड़ा, सारे कर्मचारियों को रिटायर कर दिया गया। उनको क्या दे दिया गया, वो 20 बरस बाद रिटायर होते, उनका सारा पैसा आज ही जोड़ के दे दिया गया, उनकी पेंशन दे दी गई। और इस प्लान को कहा गया वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति दे दी गई थी जब उदारीकरण शुरू हुआ। जब फेज 2 उदारीकरण का आता है, ये निकम्मी कंपनियां न तो उत्पादन कर रही थी और लगातार घाटे में थी, तो वहां पर फेज 2 के उदारीकरण में ऐसे निकम्मे कर्मचारियों और प्रबंधन के लिए क्या किया गया, CRS कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम लाया गया। इसमें भी उन्हें बहुत अच्छा खासा पैसा दे दिया गया। रिटायर जितने वर्ष में होते उसको वर्ष को महीने में कर दिया गया, महीने की पूरी तनख्वाह, पूरी परिलब्धि और पूरा पैसा दे करके, पेंशन देके उनको रिटायर कर दिया गया। कंपनियों को बंद कर दिया गया, उनका निजीकरण कर दिया गया। तो देश की अर्थव्यवस्था में पैसा बाहर से आया, पूंजी बाहर से आया, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और देश की अर्थव्यवस्था चल निकली। यही रिचर्ड कॉमन का कहना है कि नवीन लोक प्रबंधन व्यापक प्रशासन में परिवर्तन क्या हुआ, प्रशासन खुद उद्योगों को चलाता था और खुद उद्योगों को बेच दिया, अपने हाथ से उद्योगों को निकाल दिया और निजी हाथों में दे दिया, विदेश से पूंजी मंगा लिया, अपने घाटे को पाटा और एक नवीन व्यवस्था का निर्माण कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, उदारीकरण। अब सबके समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है सबको ना? हाँ, तो अब हम लोगों की संख्या भी तेजी से घट रही है। तो बिल्कुल मैं इतना तक समझाना चाहता था कि नवीन लोक प्रबंधन की मूल आत्मा, उसकी जो मेन स्ट्रीम की स्पिरिट है, आपको बता दूं, और यही नवीन लोक प्रबंधन है। हम किस प्रकार व्यवस्था में परिवर्तन भी कर ले। और जब उदारीकरण होता है तो सड़क जब यू टर्न करती है और बस चलती है तो कुछ धक्के लगते हैं, तो अर्थव्यवस्था भी जब यू टर्न करती है तो बहुत धक्के लगते हैं, कुछ हिचकोले आते ही हैं। हमने अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था को, बंद अर्थव्यवस्था को किस अर्थव्यवस्था में ले दिया है, उदारीकरण की अर्थव्यवस्था में। विश्व की अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़ लिया है। तो कुछ घाटा सहना पड़ेगा, कुछ लाभ भी, बहुत 80% लाभ हमने किया। घाटे के उद्योगों पर में पूंजी ले दी, उनको निजी हाथों में बेच दिया, उनसे पैसा लिया, लेकिन सब करते हुए भारत की प्रभुसत्ता, संप्रभुता सब बचाए रखा है। प्रबंधन आज भी भारत का उसमें है। विदेशियों को 5% से ज्यादा शेयर का हिस्सा इंडिविजुअली नहीं बेचा जाता है, उसमें बहुत सेफगार्ड लगा दिए गए हैं। तो यही नवलोक प्रबंधन है। नवलोक प्रबंधन एक प्रशासनिक व्यवस्था का परिवर्तन भी हो और उसमें वित्तीय प्रबंधन भी हो और नवीन चुनौतियों का सामना कैसे कर सके, ये आपको रिचर्ड कॉम के उससे लिखा दिया है। अब नवीन लोक प्रबंधन का अर्थ, प्रकृति और विस्तार पर आ जाएंगे। कल मैं फिर पढ़ाऊंगा इसी समय। आप सब उस समय रहेंगे, जुड़े रहेंगे, सब पढ़ेंगे हम लोग और हम नवीन लोक प्रबंधन के बात को आगे बढ़ाएंगे। आप जुड़े, लाभान्वित हुए, आप सबको इसमें आनंद आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ने में, मन में समझ में आया होगा, इसकी मूल विषय वस्तु आपके मस्तिष्क तक पहुंच गई होगी। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आज की कक्षा समाप्त करता हूं। सबको शुभ संध्या, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ओके, सबको मोस्ट वेलकम, सबको मोस्ट वेलकम, प्रणाम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम।